नमस्कार साथियों, कोटा ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। साथियों, हम लोग चल रहे थे, हमारे वीडियो चल रहे थे हिंदी की शिक्षण विधियाँ, जो रीट प्री और मेंस में जो शिक्षण विधियाँ हिंदी की आती है उनके हम लोग बना रहे हैं और प्रैक्टिस सेट है। एक तरह से आप लोगों को बहुत ही फ़ायदा होगा, तो कंटिन्यू आप देखते रहिए और अच्छी तरह से पढ़िए, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा साथियों। चलिए देखते हैं हम लोग यहाँ पर। पहला प्रश्न है, भाषा शिक्षण की विधियां हैं, डाल्टन प्रणाली का आविष्कार किसने किया था। बहुत स्पीड के साथ चलेंगे, कोई मतलब फालतू बात नहीं करनी है अपन लोगों को, बस आपको प्रैक्टिस करनी है। और वीडियो को जरूर शेयर करना साथियों। पहली बार देखते हो तो निश्चित रूप से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहाँ पर मैं आप लोगों को फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड सबकी तैयारी कराता हूँ। डाल्टन प्रणाली किसने किया, यानी कि इसका आविष्कार किसके द्वारा किया गया था, तो पार्कर हर्स्ट के द्वारा इसका आविष्कार किया गया था। दूसरा प्रश्न है यहाँ पर, किंडरगार्टन शिक्षण विधि के संबंध में सत्य कथन कौन सा है। तो किंडरगार्टन शिक्षण विधि के संबंध में सत्य कथन कौन सा है। यह एक अमनोवैज्ञानिक प्रणाली है, बिल्कुल। यह कह रहा है सत्य कथन, तो यह तो नहीं है। यह उच्च माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों के लिए अधिक उपयोगी है, यह भी नहीं है। कुक महोदय ने इस विधि को निश्चित रूप प्रदान किया था, यह भी नहीं है। तो डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। फिर भाषा शिक्षण, भाषा के व्याकरण एवं साहित्य की शिक्षा इस विधि से नहीं दी जा सकती, तो यहां पर डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा साथियों। चले आगे बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। बेसिक शिक्षा प्रणाली में भाषा की निम्नलिखित में से किस माध्यम से दी जा सकती है। बेसिक शिक्षा प्रणाली में भाषा की जो शिक्षा है वो किसके माध्यम से दी जा सकती है। केवल किताबी ज्ञान से, सामाजिक पर्यावरण से, प्रगति सूचक लेखा चित्र से, इनमें से कोई नहीं। तो साथियों, इनमें से किसी से भी आप नहीं दे सकते इस शिक्षा को, ये समझ लीजिएगा, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं साथियों। अगला प्रश्न है 4th नंबर का, यहाँ पर देखेगा 4th नंबर का जो प्रश्न है बहुत जबरदस्त प्रश्न है साथियों। भाषा शिक्षण के संदर्भ में व्यक्तिक अनुदेशन प्रणाली की क्या सीमा है। तो इसमें विद्यार्थी को भाषा के तत्वों का ज्ञान प्रभावी रूप से कराया जा सकता है। इसमें विद्यार्थी को भाषाई कौशल में दक्ष किया जा सकता है। इसमें व्यक्तिक शिक्षण पर अधिक बल दिया जाता है। यह शिक्षण प्रणाली अधिक विद्यार्थियों वाली बड़ी कक्षाओं में अध्यापन के लिए उपयोगी है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा साथियों। तो बहुत प्यारे प्रश्न है, आप लोगों को देखते रहना है साथियों। बहुत ही मस्त क्वेश्चन है और यह आपको देखने भी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाइए आप लोग। क्वेश्चन नंबर जो 5 है वो बहुत ही अच्छा प्रश्न है और आप लोगों को इसे देखना भी चाहिए। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5 है, इनमें से कौन सा परिविकसित अध्ययन उपागम, क्या नाम है, परिविकसित अध्ययन उपागम का सोपान नहीं है। परिविकसित अध्ययन उपागम का सोपान इनमें से कौन सा नहीं है। अध्ययन कार्य का आवंटन, अध्ययन हेतु निर्देशन, विद्यार्थी द्वारा स्वाध्याय और शिक्षक द्वारा मार्गदर्शन, कलात्मक प्रयोजन। तो यहाँ पर डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, कलात्मक प्रयोजन इसमें नहीं आएगा। छठा प्रश्न है साथियों, इनमें से अशुद्ध वर्तनी का कारण कौन सा हो सकता है। बहुत प्यारे प्रश्न है। लिपि का पूर्ण ज्ञान, ये लेखन में सावधानी, शुद्ध उच्चारण, व्याकरण का अधूरा ज्ञान। क्या अशुद्ध वर्तनी लिखने में कौन सा कारण हो सकता है। तो आप सबको पता है, व्याकरण का अगर अधूरा ज्ञान होगा तो फिर आप अशुद्ध ही लिखोगे 100%। तो यहां पर डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। 7 नंबर का प्रश्न है, विनेट का शिक्षण पद्धति के बारे में सही कथन क्या होगा। विनेट का शिक्षण पद्धति के बारे में सही कथन आपको देखना है। इस पद्धति का प्रयोग कार्लटन बास बर्न ने किया था। इसका नामकरण जो है अमेरिका के विनेट का शहर में प्रयोग होने से हुआ। यह पद्धति प्राथमिक शिक्षा के स्तर पर प्रयुक्त की गई है। उपयुक्त सभी कथन सही है। तो साथियों, डी ऑप्शन यस इसका राइट हो जाएगा। सारे कथन इसके सही माने जाएंगे। 8वां प्रश्न है साथियों, संरचनात्मक उपागम का अन्य नाम क्या है। संरचनात्मक उपागम का जो अन्य नाम है वो क्या है। ध्वनि निर्माण उपागम, अक्षर गठन उपागम, वाक्य गठन उपागम या वाक्य पठन उपागम। तो साथियों, संरचनात्मक यानी कि आपने किसी शब्द को लिया, फिर वर्ण को लिया, शब्द को लिया, तो वाक्य बना रहे हो। तो इसका मतलब ये सोचो कि हमने किसी शब्द की संरचना करी, फिर उससे पूरा वाक्य बना दिया। तो यहां पर एक संरचनात्मक उपागम गठन, ये वाला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ठीक है साथियों, आगे बढ़ते हैं। इसी क्रम में 9वां क्वेश्चन है हमारा। इसी क्रम में 9th नंबर का प्रश्न आता है। देखो, ये रहा 9वें नंबर का प्रश्न।
भाषा शिक्षण के द्वारा विद्यार्थियों के भाषाई ज्ञान, कौशल तथा उनकी रुचियों एवं अभिवृत्तियों में कितना विकास हुआ है, इसकी सापेक्षित जानकारी प्राप्त करने हेतु कौन से दो कार्य करने होते हैं? आवर्ती पुनरावृत्ति का कार्य करना होता है क्या, स्थान परिवर्तन या चिकित्सा का कार्य, अस्पष्टता निवारण, मापन और मापन द्वारा प्राप्त मापनों की व्याख्या। तो साथियों यहाँ पर डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किंडरगार्टन जर्मन भाषा का शब्द है जिसका सही अभिप्राय क्या होता है? तो साथियों किंडरगार्टन वाली बात जहां पर भी आ जाएगी वहां पर बच्चों के लिए ही होगी, और बच्चों का बाग यानी कि जो किंडरगार्टन शब्द होगा उसका मीनिंग जो है बच्चों का बाग यहां पर सही बिल्कुल होगा। आगे बढ़ते हैं, 11 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से मातृभाषा शिक्षण का साधन इनमें से कौन सा नहीं है जिससे मातृभाषा शिक्षण दिया जा सके? तो साथियों आप सबको पता होना चाहिए, चित्र विस्तारक यंत्र, चित्र दर्शन, लघु गणक सारणी और ग्रामोफोन। आप सबको पता है इससे लघु गणक सारणी से हम, ये तो मैथमेटिक्स वाली बात हो गई, तो इससे हम लोग मातृभाषा का कैसे शिक्षण करवा सकते हैं, मातृभाषा का कैसे ज्ञान दे सकते हैं? तो यहां पर सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला है 12 नंबर का प्रश्न, मातृत्व भाषाओं के शिक्षण की प्राचीन विधियों में से भिन्न विधि है। तो मातृत्व भाषाओं की शिक्षण प्राचीन विधियों में से भिन्न विधि कौन सी? भाषा संसर्ग विधि, अप्रत्यक्ष विधि, खेल विधि, पाठ्य पुस्तक विधि। जो खेल विधि है साथियों उसमें मातृत्व भाषाओं की शिक्षण की प्राचीन विधियों में से सबसे भिन्न विधि मानी गई है खेल विधि। इन सभी में खेल विधि सबसे भिन्न है। ठीक है, अगला प्रश्न है 13 नंबर का, इस काल में मानसिक विकास तेज गति से होता है, कल्पना, चिंतन, तर्क शक्तियां बढ़ती है और अमूर्त चिंतन करने लगते हैं, बालक के किस काल के लिए कहा गया है? साथियों ये तो सीधा ऑप्शन है, डी ऑप्शन, सी ऑप्शन इसका राइट हो जाए। किशोर अवस्था में मानसिक विकास तेज गति से हो जाता है और चिंतन, तर्क शक्तियां, कल्पना और अमूर्त चिंतन की भी उसमें क्षमता बढ़ जाती है। तो ये किशोर अवस्था वाली बात यहाँ पर हम लोग करेंगे, 100% यही होगा साथियों। चले आगे बढ़ते हैं। अब 14 नंबर का प्रश्न है, 40 नंबर के प्रश्न की ओर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। देखो 40 नंबर का प्रश्न है यहाँ पर, प्रोफेसर किलपैट्रिक किसके शिष्य थे? जॉन डीवी के शिष्य थे। बहुत सिंपल सा आंसर है, प्रोफेसर किलपैट्रिक किसके शिष्य थे? जॉन डीवी के शिष्य थे। 15 नंबर का प्रश्न है, हिंदी शिक्षण में विद्यार्थी की साहित्यिक अभिरुचि को बढ़ाने वाली क्रियाओं में निम्नलिखित में से कौन सी सम्मिलित नहीं है? तो हिंदी शिक्षण के लिए जो विद्यार्थी है उसकी रुचि इसमें बढ़े, हिंदी साहित्य में बढ़े, इसके लिए कौन सी विधि नहीं है? कवि दरबार, भाषण, नाटक, अभिनय, क्रीड़ा, व्यायाम। तो साथियों खेल में क्या हिंदी शिक्षण विधियां बढ़ेगी? खेल में कौन सी? खेल से कोई हिंदी साहित्य का ज्ञान होने वाला नहीं है। तो सिंपल सा ऑप्शन होगा, डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। 16 नंबर का, निम्न में से मातृभाषा, राष्ट्रीय जागरण, सांस्कृतिक पुनरुत्थान को जिस शिक्षण विधि से बल मिलता है वो शिक्षण विधि कौन सी है? बेसिक शिक्षा दी जाती है, जिससे आप सबको पता होना चाहिए मातृभाषा का, राष्ट्रीय जागरण का, सांस्कृतिक पुनरुत्थान का जिस शिक्षण विधि से बल मिलता है वो है बेसिक शिक्षा। याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से मातृभाषा हिंदी शिक्षण की समस्या कौन सी है? तो कौन सी समस्या? क्या देवनागरी लिपि की अवैज्ञानिकता है या वर्णों की अधिकता है? इसका जो भी हम लोग देखते हैं क्या ऐसा होगा, या फिर साथियों आपको पता होना चाहिए कि इसमें बारकड़ी का अभाव होगा, या फिर हिंदी की यहाँ पर संस्कृत भाषा की वंशजा नहीं है, ऐसा है क्या? मेरे हिसाब से इनमें जो ऑप्शन राइट हमारे लिए होगा साथियों वो ऑप्शन बहुत तगड़ा है, बी ऑप्शन राइट होगा। तो हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, वर्णों की अधिकता। कौन सा होगा? वर्णों की अधिकता। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे बढ़ते हैं। 18 नंबर का प्रश्न है, हिंदी भाषा शिक्षण की विधि है। अब हिंदी भाषा शिक्षण की विधि इनमें से कौन सी है? अनुकरण विधि, आगमन निगमन विधि, भाषा प्रयोगशाला विधि या उपयुक्त विधि। साथियों सारी विधियां हिंदी भाषा शिक्षण की विधियों में ली जाती है, अनुकरण विधि भी, आगमन निगमन विधि भी, भाषा प्रयोगशाला विधि भी और उपयुक्त, सभी विधियां भाषा शिक्षण की विधियों में ली जाती है। भाषा शिक्षण के सिद्धांत है प्रेरणा का सिद्धांत, क्रिया द्वारा सीखने का सिद्धांत, जीवन से जोड़ने का सिद्धांत, सारे सिद्धांत सही है। इसका भी डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। प्रैक्टिस करो साथियों मेरे साथ साथ, बहुत सारे प्रश्न
कराने वाला हूं। 1500 प्रश्नों की श्रृंखला शुरू करिए। अब रोज आपके पास हिंदी शिक्षण विधियों का वीडियो आएगा, एक सामाजिक शिक्षण विधियों का वीडियो आएगा, एक साइकोलॉजी के क्वेश्चन का वीडियो आएगा। रोज 3 वीडियो आने वाले हैं और इन सभी के पीडीएफ आपको कोटा ऑनलाइन क्लासेस के ऐप के ऊपर मिलने वाली है। तो आप लोग जो है ऐप को डाउनलोड कर लीजिए और ऐप का डिस्क्रिप्शन मैंने लिंक दिया हुआ है, वहां से ऐप डाउनलोड कर लीजिए। और आपको लगता है कि मुझे साइकोलॉजी के 1500 क्वेश्चन ले लें रीट के, तो वहां पर 1500 क्वेश्चन मात्र 51 रुपए में मैं दे रहा हूं साथियों। तो आप उसे जरूर से जरूर खरीदिए। बहुत प्यारे प्रश्न है साइकोलॉजी के, शायद उससे कोई क्वेश्चन बाहर जाने वाला नहीं है, मात्र 51 रुपए में साथियों। और क्या चाहिए आपको। चलिए, भाषा शिक्षण के सिद्धांत है प्रेरणा का सिद्धांत, क्रिया द्वारा सीखने का सिद्धांत, जीवन से जोड़ने का सिद्धांत। तो सारे ऑप्शन इसके राइट माने जाएंगे। अगला प्रश्न है 21 नंबर का, भाषा शिक्षण की सूत्र विधि का जो मूल स्रोत है वो मूल स्रोत कौन सी भाषा है। भाषा शिक्षण की जो सूत्र विधि का जो मूल स्रोत माना गया है साथियों, वो कौन सी भाषा है। संस्कृत, फ्रेंच, जर्मन, रूसी। कौन सी भाषा है। संस्कृत भाषा। साथियों ये ऑप्शन बहुत तगड़ा ऑप्शन है, इसको याद रखना। क्वेश्चन भी बहुत तगड़ा है कि भाषा शिक्षण की सूत्र विधि का जो मूल स्रोत है वो कौन सी भाषा है, वो संस्कृत भाषा है। ये पहला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। 22 नंबर का क्वेश्चन है, इस विधि में मातृभाषा के माध्यम से किसी नवीन भाषा को पढ़ाया जाता है। मातृभाषा के माध्यम से किसी नवीन भाषा का ज्ञान दिया जाता है। यह कथन कौन सी विधि के संदर्भ में कहा गया है। तो साथियों गठन विधि, प्रत्यक्ष विधि, वेस्ट की विधि या प्रोक्ष विधि। साथियों अप्रत्यक्ष विधि यहां पर ली जाएगी। प्रोक्ष विधि मतलब अप्रत्यक्ष विधि को यहां पर लिया जाएगा। तो डी ऑप्शन आपका इसका राइट हो जाएगा मेरे साथियों। तो ठीक है, कोई दिक्कत इसमें नहीं होनी चाहिए आप लोगों को। ठीक है, अगला प्रश्न देखें यहां पर। अगला प्रश्न हो जाएगा, हाँ ये हो गया। 23 नंबर का प्रश्न हम लोग यहां पर देखने वाले हैं। 23 नंबर का प्रश्न बहुत तगड़ा प्रश्न है। भाषा शिक्षण के क्षेत्र में मापन की सर्वाधिक प्रयोग में ली जाने वाली विधि का नाम कौन सा होगा। निदानात्मक परीक्षा विधि, योग्यता विधि या भावनात्मक विधि। तो परीक्षा विधि हो जाएगी। मापन की सर्वाधिक प्रयोग में ली जाने वाली विधि को, तो यहां पर परीक्षा विधि हो जाएगी। 24 नंबर का प्रश्न है, रचना शिक्षण का उद्देश्य क्या होता है। साहित्यिक सृजन की प्रेरणा देना, क्रमबद्धता बनाना, सुसंबद्धता बनाना, व्याकरण सम्मत कार्य करना। तो साथियों ये ऑप्शन जो इसमें दिए गए हैं, एक बोनस इसमें मिला था, यह प्रश्न आया हुआ भी है, तो ये क्वेश्चन अपना गलत है। इस ऑप्शन को आप लोग छोड़ दीजिए। 25 नंबर का प्रश्न है, नर्सरी तथा प्राथमिक स्तर पर कविता शिक्षण की सर्वश्रेष्ठ प्रणाली कौन सी मानी जाती है। नर्सरी और प्राथमिक स्तर पर तो कविता शिक्षण की सर्वश्रेष्ठ प्रणाली आप सबको पता है, गीत तथा नाट्य प्रणाली होती है क्या। हाँ बिल्कुल 100% राइट है भाई, पहला ही ऑप्शन राइट है। सीधा सीधा दिख रहा है, गीत और नाट्य, गीत के माध्यम से हम लोग कविता शिक्षण को अच्छे से और नाटक के माध्यम से भी कविता शिक्षण को अच्छे से सिखा सकते हैं। योजना शिक्षण विधि के प्रवर्तक इनमें से किसको माना जाता है। जॉन डीवी को, WH किलपैट्रिक को, डाल्टन और अरस्तु को। साथियों जो किलपैट्रिक है वो योजना विधि के प्रवर्तक माने जाते हैं। योजना विधि के प्रवर्तक कौन है, किलपैट्रिक और WH किलपैट्रिक, ये याद आपको रखना है। अगला क्वेश्चन है, प्रोजेक्ट विधि में शिक्षा प्रदान की जाती है। सैद्धांतिक शिक्षा, जीवन उपयोगी शिक्षा, बेसिक शिक्षा या नैतिक शिक्षा। साथियों जो प्रोजेक्ट विधि है उसमें जीवन में काम आने वाली शिक्षा को ही हम लोग देते हैं। तो यहां पर बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। प्रस्तावना का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। प्रस्तावना क्यों दी जाती है, तो मुख्य उद्देश्य क्या होता है। उद्देश्य कथन करना, प्रस्तुतिकरण करना, नवीन ज्ञान ग्रहण हेतु तत्पर करना, सामान्यकरण करना। तो साथियों जो प्रस्तावना होती है, प्रस्तावना का मुख्य बात यही पॉइंट है कि आपको हम लोग नया ज्ञान देने वाले हैं, ये प्रस्तावना हमें सिखाती है। तो साथियों आगे देखिए, फिर आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। 29 नंबर का प्रश्न आता है। 29 नंबर का प्रश्न क्या कहता है यहाँ पर, रंगमंच अभिनय विधि है गद्य की, पद्य की, नाटक की और व्याकरण की। रंगमंच तो कहां पर होगा, नाटक में ही होगा। तो रंगमंच जो अभिनय विधि होती है, अभिनय कहां पर किया जाता है, नाटक में किया जाता है भैया। अभिनय का मतलब होता है जिससे हम लोग दूसरों को किसी भी पात्र के माध्यम से या किसी भी पात्र के माध्यम से हम उसे सिखाते हैं, बताते हैं कि रावण ने ये किया, भगवान राम ने ये किया, भगवान श्री कृष्ण ने ये। तो वह सारा अभिनय के माध्यम से, नाटक के माध्यम से हम लोग करते हैं। अगला है, उद्बोधन विधि का उपभेद इनमें से कौन सा नहीं है।
दृश्य विधान, अभिनय, कहानी, अनुवाद। तो यहाँ पर जो अनुवाद है वो उद्बोधन विधि का उपभेद नहीं माना जाता है। 31 नंबर का प्रश्न है, किस शिक्षा शास्त्री के अनुसार स्कूल एक बाग है? ये बहुत तगड़ा प्रश्न है, ये प्रश्न आता ही आता है, हर बार आया है। ठीक है, क्या कहता है? शिक्षा शास्त्र के अनुसार, किसके अनुसार स्कूल एक बाग है, अध्यापक एक माली है और बच्चे पौधे के समान हैं। तो ये किसने कहा था? आप सबको पता है, फ्रोबेल, किंडरगार्टन विधि। ठीक है, तो फ्रोबेल ने ये बोला है। कविता, अगला प्रश्न 32 नंबर का, कविता शिक्षण की प्रश्न उत्तर प्रणाली को और किस नाम से जाना जाता है? जो कविता शिक्षण की प्रश्न उत्तर जो प्रणाली है उसे हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो थोड़ा सा यहाँ पर कोशिश करेंगे समझने की, और बहुत ही प्यारे प्रश्न हमारे यहाँ पर आने वाले हैं। तो देखिएगा, कविता शिक्षण की जो प्रणाली है उसे हम लोग किस नाम से जानते हैं साथियों? व्याख्या के नाम से जानते हैं क्या? व्याख्या प्रणाली या खंडान्वय प्रणाली या शब्दाकथन व्यास प्रणाली, किस नाम से जानते हैं? खंडान्वय प्रणाली के नाम से हम उसे जानते हैं कविता शिक्षण की। और अन्य प्रणाली जो है वो खंडान्वय प्रणाली है। कविता को तोड़ करके पढ़ा जाता है, बहुत तगड़ा मजा आ जाता है। 33 नंबर का प्रश्न क्या कहता है कि निम्नलिखित में से उपन्यास शिक्षण का उद्देश्य इनमें से कौन सा नहीं है? उपन्यास शिक्षण का उद्देश्य इनमें से कौन सा नहीं है? छात्रों को स्वस्थ मनोरंजन की ओर उन्मुक्त करना, छात्रों को द्रुत गति से मौन वाचन का अभ्यास कराना, अभिनय में निपुणता प्रदान करना, भाषा एवं शैली के प्रचलित रूपों से परिचित कराना। उपन्यास शिक्षण का उद्देश्य कौन सा नहीं है? अभिनय में निपुणता प्रदान करना। अभिनय वाली बात तो नाटक में आती है भैया, अभिनय के अंदर आती है। तो यहाँ उपन्यास में कौन सा अभिनय वाली बात आ जाएगी? तो सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, ये गलत ऑप्शन है। 34 नंबर का प्रश्न है, शिक्षण में सबसे महत्वपूर्ण कार्य कौन सा होता है? बताइए, शिक्षण में सबसे महत्वपूर्ण कार्य कौन सा माना गया है? देखो, विषय निर्धारण, उद्देश्य निर्धारण, बिंदु निर्धारण, समय निर्धारण। तो साथियों, उद्देश्य सबसे पहले निर्धारित होते हैं, तो ये यहाँ पर बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अगला है, भाषा शिक्षण की श्रुत लेखन अभ्यास विधि का प्रमुख उद्देश्य इनमें से कौन सा नहीं है? भाषा शिक्षण की श्रुत लेख, यानी कि जब आप सुन रहे हो और फिर लिख रहे हो, तो इसका अभ्यास विधि का प्रमुख उद्देश्य इनमें से किसको नहीं माना गया है? वर्तनी दोष दूर करना, शुद्ध लेखन की क्षमता का विकास करना, नवीन शब्दों का ज्ञान प्राप्त करना, हस्तलिपि सुधारना। साथियों, यहाँ सुनकर के लिखने वाली हस्तलिपि के लिए कोई काम नहीं किया जाता, केवल वर्तनी दोष दूर होता है, नवीन शब्दों का ज्ञान प्राप्त होता है, शुद्ध लेखन की क्षमता का विकास होता है। तो ये सारे ऑप्शन राइट है, लेकिन डी ऑप्शन इसका गलत हो जाएगा। 36 नंबर का प्रश्न है, देखिएगा, श्रुत बोध में रेप संबंधी अभ्यास नहीं है। रेप ना र, श्रुत बोध में रेप संबंधी का अभ्यास नहीं है। कर्म, कबूतर, धर्म, प्रकाश। तो यहाँ पर सिंपल सी बात है, इसमें कोई रेप वाला यानी कि आधा र कहीं पर भी नहीं दिखाई दे रहा है। चलिए आगे बात करते हैं। 37 नंबर का प्रश्न, शब्द भंडार में वृद्धि के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है गद्य शिक्षण, पद्य शिक्षण, व्याकरण शिक्षण, अलंकार शिक्षण। तो शब्द भंडार जो बढ़ता है वो गद्य शिक्षण से बढ़ता है। किससे बढ़ता है? गद्य शिक्षण से बढ़ता है मेरे साथियों। तो 37 नंबर के प्रश्न में ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम इसी क्रम में। देखो यहाँ पर 38 नंबर का प्रश्न है। 38 नंबर के प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बहुत प्यारा प्रश्न है। जिस प्रकार चित्रकार के लिए तुलिका और फलक वांछनीय है, ठीक उसी प्रकार अथवा उससे भी कुछ अधिक अध्यापक के लिए श्यामपट तथा खड़िया के टुकड़े का महत्व है। ये दोनों वस्तुएं सफल अध्यापक के सतत संगनी है। उपयुक्त कथन निम्न में से किसका है? तो यह कथन है सीताराम चतुर्वेदी का। बहुत अच्छा प्रश्न है, आया हुआ प्रश्न है, याद रखना। तो पहला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। भाषा क्या है? भाषा एक अर्जित संपत्ति है, उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति है, ईश्वर प्रदत्त संपत्ति है, सहज योग्यता क्षमता है। तो साथियों, भाषा एक अर्जित संपत्ति है जिससे हम लोग सीखते हैं, जिससे हम लोग प्राप्त करते हैं। तो भाषा एक अर्जित संपत्ति होती है। 40 नंबर का प्रश्न है, भाषा शिक्षण में बहुमुखी प्रयास का अभिप्राय क्या है? बहुमुखी प्रयास का अभिप्राय क्या होता है? आगमन विधि का प्रयोग, तकनीक का प्रयोग, सभी विषयों के शिक्षण में भाषा पर बल, अनेक अध्यापकों द्वारा भाषा का शिक्षण। तो सभी विषयों में शिक्षण में भाषा पर बल, भाषा पर बल। तो सी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। 41 नंबर का प्रश्न है, विद्यार्थियों
में भाषा के प्रति रुचि के विकास में किस प्रणाली की भूमिका सबसे अधिक होती है? विद्यार्थियों में जो है साथियों, भाषा के प्रति रुचि के विकास में किस प्रणाली की भूमिका सबसे अधिक होती? भाषण की, साक्षात्कार के, प्रश्नोत्तर के, अवलोकन के। अवलोकन सबसे ज्यादा होना चाहिए, मतलब आप देख करके उसे सबसे ज्यादा सीखें, तो अवलोकन की भूमिका सबसे ज्यादा होती है। भाषा शिक्षक का विशेष अनिवार्य गुण क्या होता है? भाषा शिक्षक का जो है विशेष अनिवार्य गुण क्या होता है? विषय का विस्तृत ज्ञान करना, बाल मनोविज्ञान का ज्ञान करना, शिक्षण विधियों का ज्ञान करना, शुद्ध उच्चारण। भाषा शिक्षण का या भाषा सिखाने वाले का सबसे मुख्य जो है वो सबसे मुख्य उसके अंदर जो होना चाहिए वो होना चाहिए शुद्ध उच्चारण। अगर वो शुद्ध उच्चारण नहीं कर पाता तो भाषा शिक्षण उसका करना ही अनिवार्य गुण ही, भाषा शिक्षक का अनिवार्य जो गुण है वो है ये शुद्ध उच्चारण करना, बाकी सब बेकार हैं। भाषा में बिंब के प्रकार हैं। अब बिंब के प्रकार कितने होते हैं भाषा में? 2, 1, 7, 4। तो ये ऑप्शन आपका सही नहीं माना गया था, ये क्वेश्चन गलत था, तो इसे आप लोग रॉन्ग मानिए। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं साथियों। अगला प्रश्न जो हमारा आता है वो प्रश्न बहुत प्यारा प्रश्न है और उन प्रश्नों को हम लोग यहाँ पर देखेंगे। देखो बहुत तगड़े प्रश्न है भाई, आप लोगों को इन प्रश्नों की ओर आगे बढ़ना चाहिए। देखो यहाँ पर 46 नंबर का प्रश्न हमने देख लिया था, 43 नंबर का प्रश्न अपना हो चुका था और आगे प्रश्न जो 43 के बाद में 44 नंबर का प्रश्न हम लोग यहाँ पर देखते हैं। ये रहा 44 नंबर का प्रश्न है और 44 नंबर का प्रश्न क्या कहता है? बालक जो है क्या कहता है? बालक देखो, बालक परिवार में रहकर कैसी भाषा सीख जाता है? बालक परिवार में रहकर के कैसी भाषा सीख जाता है? सांकेतिक भाषा, लिखित भाषा, बोलचाल की भाषा? कोई नहीं, सिंपल सा आंसर है, बोलचाल की भाषा सीखता है। भाषा की दृष्टि से रचना के कितने रूप होते हैं? 2, 3, 4, 5 कितने रूप होते हैं? 2 ही रूप होते हैं भाषा की दृष्टि से। रचना शिक्षण के मुख्य रूप होते हैं 5, 3, 2, 7, तो सबको पता है रचना शिक्षण के 2 ही रूप होते हैं, गद्य और पद्य। गृह कार्य का मुख्य उद्देश्य इनमें से कौन सा माना गया है? तो गृह कार्य का मुख्य उद्देश्य इनमें से कौन सा माना गया है? देखते हैं। छात्रों को घर पर व्यस्त रखना, पढ़ाए गए पाठ को दोहराने के लिए अवसर देना, या सुलेख की योग्यता का विकास करना, या संबंधित पाठ में रुचि उत्पन्न करना। तो साथियों बहुत अच्छा आंसर इसमें दिया हुआ है, तो आप लोग इस आंसर में बी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। पढ़ाए गए पाठ को दोहराने के लिए उसे अवसर देना, यही गृह कार्य का सबसे मूल उद्देश्य होता है। अगला प्रश्न आता है यहाँ पर, कौन सी शिक्षण विधि के अंतर्गत शिक्षक द्वारा कक्षा कक्ष में अधिगम सामग्री प्रदान की जाती है और निर्देशित किया जाता है कि वे इस विचार से पढ़कर महत्वपूर्ण बिंदु निकालें, इसके पश्चात शिक्षक की सहायता से सारांश प्राप्त करें? तो परियोजना विधि, समस्या समाधान विधि, पर्यवेक्षित अध्ययन विधि या अन्वेषण विधि? तो साथियों समस्या समाधान विधि इसमें राइट ऑप्शन होगा, क्योंकि वो समस्या जब आएगी तभी तो समाधान निकालेंगे, तो बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। 49 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण व्यू रचना जनतंत्रात्मक है? कौन सी शिक्षण व्यू रचना जनतंत्रात्मक है? परियोजना व्यू रचना, व्याख्यान व्यू रचना, अभिक्रमिक अनुदेशन, दृष्टांत व्यू रचना? तो परियोजना व्यू रचना यहाँ पर जो है जनतंत्रात्मक मानी गई है। परियोजना होनी चाहिए, योजनाएं बननी चाहिए। लास्ट प्रश्न आज के लिए हम लोग करते हैं 50 नंबर का। ये कंटिन्यू श्रृंखला चल रही है, आप लोग देखिए मजा आ जाएगा आपको। 50 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सही ढंग से मेल नहीं खाती है? आगमनात्मक अधिगम जे.एम. ब्रूनर का है क्या? शैक्षिक उद्देश्य बी ऑप्शन, शैक्षिक उद्देश्य का वर्गीकरण W.H. किलपेट्रिक ने किया है क्या? संकल्पना मानचित्र जोसेफ डी नोवक का है? हारिस्टिक विधि H.M. आर्मस्ट्रांग का? तो आगमनात्मक अधिगम जे.एम. ब्रूनर का बिल्कुल सही है। संकल्पना मानचित्र जोसेफ डी नोवेक का भी सही है और हारिस्टिक विधि H.E. आर्मस्ट्रांग का ये भी सही है। तो बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण W.H. किलपेट्रिक ने नहीं किया था, किलपेट्रिक ने परियोजना विधि का किया था, तो इसका ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो साथियों आज के लिए ये 50 क्वेश्चन थे, आप लोग इनकी प्रैक्टिस कीजिए। रोज आपके पास इस चैनल पर साइकोलॉजी का एक पूरा 30 क्वेश्चनों का पेपर रोज आएगा और साथियों लगातार 27 तारीख तक पेपर कंटिन्यू
चलेंगे और प्रैक्टिस जो है ये कंटिन्यू होगी। हिंदी की शिक्षण विधियां प्लस एसएसटी की शिक्षण विधियां यानी कि सामाजिक विज्ञान की शिक्षण विधियां और साइकोलॉजी की पूरी साइकोलॉजी ऑब्जेक्टिव के माध्यम से हम लोग करने वाले। बहुत बहुत प्यारे क्वेश्चन है, बस प्रैक्टिस करनी है, कोई बकवास नहीं, कुछ नहीं, बस पढ़ते जाइए, प्रैक्टिस करते जाइए, बस यही काम हम लोगों को करना है साथियों। और आपको अगर हिंदी साहित्य का इतिहास या फिर साथियों आपको हिंदी साहित्य का इतिहास फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड भी पढ़ना है तो चैनल के ऊपर बहुत अच्छे वीडियो डले हुए, आप लोग पढ़िए। और इनके पीडीएफ आप लोग कोटा ऑनलाइन क्लासेस ऐप के ऊपर मिल सकती है, आप लोग वहां पर डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां से ऐप को डाउनलोड करके देख सकते हैं। थैंक यू, आज के लिए मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।